नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ललन कुमार। मैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का ट्रेड इंस्ट्रक्टर हूँ कोटा में। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया टेक्नीशियन ग्रेड बी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भर्ती परीक्षा 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, यह प्रश्न है 2017 का। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने प्रश्न थे। देखिए, समय दिया गया था 2 घंटा समय दिया गया था। 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा था। प्रश्नों की संख्या थी 80। ठीक है, मतलब 80 प्रश्नों को सोल्व करने के लिए 120 मिनट का समय दिया गया था और प्रश्न में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी एक ही ऑप्शन सही है और उसके लिए कोई भी यदि गलत आप करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इसरो के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, यदि आप एक से अधिक प्रश्नों का जवाब देते हैं, मतलब एक ही प्रश्न में 2-3 बबल्स आप करते हैं, तो भी उसको गलत आंसर मान लिया जाएगा, यानी मल्टीपल आंसर्स आप नहीं दे सकते हैं। एक क्वेश्चंस का आपको एक ही आंसर में रन करना है। ठीक है, आइए अब सीधा हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, किस प्रकार के अग्निशामक में फोम एवं पाउडर दोनों प्रकार का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ फायर, कहता है कि किस प्रकार के आग में फोम और पाउडर दोनों प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ए क्लास के आग किसको कहते हैं, बी क्लास के आग कितने कहते हैं, सी और डी आग किस क्लास में कहते हैं। ठीक है, देखिए आग मेनली 4 प्रकार का ही होता है, या तो ए क्लास का होगा, या तो बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। इसके अलावा कोई भी क्लास आग का नहीं होता है। और किस क्लास का आग है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आग में जलने वाला वस्तु क्या है। यदि लकड़ी है, पेपर है, कपड़ा है, यदि ये सब चीज़ें जल रही हो तो उसको कहेंगे हम क्लास ए की आग। यानी क्लास ए में जलने वाली वस्तु होगा या तो लकड़ी होगा आपका, या तो पेपर होगा, ठीक है, या फिर कपड़ा होगा, क्लॉथ होगा। ठीक है, तो ये क्लास ए की आग है। यदि क्लास बी की आग जलने वाला पदार्थ यदि लिक्विड हो, यानी ऑयल हो, ठीक है, ग्रीस हो, सेमी सॉलिड, ग्रीस क्या होता है, सेमी सॉलिड है। यदि जलने वाला पदार्थ तेल और ग्रीस हो तो वो क्लास बी का है। यदि आग आपके लगा हो बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, सीटी से, या फिर गैस से, तो वो आग होगा सी क्लास का। और डी क्लास का आग, यदि आग में जलने वाला पदार्थ मेटल है, धातु है, यानी धातु यदि जल रहा हो, ठीक है, तो उस आग को कहेंगे हम क्लास डी की आग। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फोम और पाउडर दोनों प्रकार के एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं किसमें, तो इसका सही जवाब है क्लास सी के आग को बुझाने के लिए। क्लास सी में आग जल रहा होगा क्या चीज से, या तो गैस जल रहा होगा वहां पे, या फिर आग लगी होगी बिजली के कारण। ठीक है, तो बिजली से आग लगे और गैस से आग लगे तो हम वहाँ पे फोम और पाउडर यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी है। अगला प्रश्न है कि विद्युत स्थैतिक प्रभार अथवा वोल्टेज पर कुछ किस्म की सामग्री उत्पन्न होती है जब उसके आर पार यांत्रिक दबाव लगाया जाता है। देखिए, हिंदी में बहुत कॉम्प्लेक्स लिखता है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा सही है, और इंग्लिश में जो प्रश्न लिखा हुआ है वही सही भी माना जाता है। हिंदी में कई बार अशुद्धियाँ भी होती है। ठीक है, इसलिए परीक्षा में आप लोग फोकस कीजिए कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी को पढ़ें और उसी को मान्य करें। देखिए, लिखा है सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल जनरेट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कहता है कुछ मटेरियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं, या फिर वोल्टेज, या तो इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न कर रहे हैं या वोल्टेज उत्पन्न कर रहे हैं, जब उस पर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस मटेरियल को कौन सा क्या चीज कहेंगे, तो वैसे मटेरियल को कहते हैं हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, यदि आप इस पर बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपको वोल्टेज उत्पन्न करेगा या चार्ज उत्पन्न करेगा। ठीक है, वोल्टेज उत्पन्न होगा यहाँ पे या फिर चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं वैसे मटेरियल को जिस पर यदि प्रकाश की किरण पड़े तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो, वैसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल वैसे मटेरियल को कहेंगे जहां पर टेम्परेचर के कारण हो। यहाँ पे क्या है, लाइट के कारण, लाइट के कारण। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो रहा हो। और ये फोटो रेजिस्टिव है, यानी लाइट के कारण रेसिस्टेंस में चेंज आ रहा हो, तो वैसे कहेंगे फोटो रेसिस्टिव मटेरियल। ठीक है, लाइट के कारण। फोटो का मतलब होता है लाइट, इसका मतलब ही होता है लाइट। ठीक है, यानी लाइट के कारण यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक, और लाइट के कारण प्रतिरोध में बदलाव आ रहा हो तो फोटो रेजिस्टिव, और टेम्परेचर के कारण
विद्युत उत्पन्न हो रहा हो तो उसको कहेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक, और मैकेनिकल फोर्स के कारण उत्पन्न हो रहा हो तो उसको कहेंगे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि द गेज यूज टू मेजर गैप्स क्लियरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। कहता है दो पार्ट के बीच को के गैप को मेजर करने के लिए कौन सा गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों दो पार्ट के बीच का जो गैप को मेजर करने का है उसको हम फीलर गेज से मेजर करते हैं। ठीक है, फीलर गेज क्या है, दो गैप है, गैप के बीच में हम यहाँ पे फीलर गेज डालते हैं, फीलर गेज डालते हैं, और जितना का गेज इसके अंदर घुस जाता है हम मान लेते हैं कि ये उतना ही गैप है इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो दो पार्ट के बीच का गैप या क्लियरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। आइए अगला प्रश्न है, एलवीडीटी परिवर्तन के सिद्धांत पर प्रचालित होता है। देखिए एलवीडीटी क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार ये पूछा भी जाता है, एलवीडीटी का फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आप लोग यहाँ से कंफ्यूज आप नहीं होना है, ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसड्यूसर नहीं होता है। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए एलवीडीटी तो ठीक लगता है, लिखता है, लास्ट में ट्रांसड्यूसर कर देता है, और इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्या है, ट्रांसड्यूसर से उनको बहुत प्यार होता है तो वो कंफ्यूज होकर के ट्रांसड्यूसर मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसका सही जवाब है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, इसलिए इसका इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द टूल यूज्ड फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए वायर। कहता है कि एक वायर के व्यास को मापने के लिए, वायर यानी तार, तार यानी बिजली की तार, तार, ठीक है, बिजली की तार, तार के व्यास को मापने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब है वायर गेज। वायर गेज में क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होता है, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं चारों तरफ। ठीक है, और इसमें से हम वायर को डाल करके पास करते हैं, मतलब वायर इधर से डालते हैं, इधर से कटा हुआ होता है, जिसमें वायर घुस जाता है उतना ही उसका डायमीटर होता है, उसका डायमीटर इधर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये ऐसा डिस्क शेप का पूरा ये चारों तरफ बना हुआ होता है, इसलिए हम आधा बनाए तो कंफ्यूज आप नहीं हो। ठीक है, तो वायर के व्यास को मापने के लिए हम लोग वायर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है। कहता है कि विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक है, क्यू का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, इसका सही यूनिट है कूलम्ब। ठीक है, इस प्रश्न का डी बिल्कुल सही जवाब है कूलम्ब। अगला प्रश्न है, इसका मापन करने के लिए टैक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर, देखिए यहाँ लिखा है टैक्नोमीटर, जबकि इंग्लिश में लिखा है टैकोमीटर। ठीक है, तो इसलिए आप इंग्लिश को ही सही मानेंगे। ठीक है, तो टैकोमीटर का यूज करते हैं हम लोग रोटेशनल गति को मेजर करने के लिए, यानी घूर्णन गति को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आरटीडी या थर्मोमीटर, या थर्मोमीटर। ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए बिलॉज या पिरानी गेज। ठीक है, साउंड को मेजर किया जाता है किस यूनिट में, डॉप्सन यूनिट में। साउंड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एक कमेंट करके आप बताइए। इसका यूनिट है डॉप्सन, यूनिट है डॉप्सन। अगला प्रश्न है कि 10 रजिस्टर और 10 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिजल्टेंट टोटल रेजिस्टेंस। कहता है कि 10 ओम का 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, कह रहा है दोनों ये पैरेलल में कनेक्ट है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, 1/10 प्लस 1/10 1/r ए बी बराबर हो जाएगा 10 1 + 1, तो r ए बी हो जाएगा 10/2 = 5 ओम। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का डी बिल्कुल सही जवाब है 5 ओम। अगला प्रश्न है, एज पर द ओम्स लॉ द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से कहता है कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज का होता है, तो देखिए ओम्स के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का B बिल्कुल सही जवाब है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 125 ओम तनाव गेज का प्रतिरोध 4000 सूक्ष्म तनाव के लिए 1 ओम से बदलता है, तो गेज कारक क्या है। देखिए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए, आसानी से समझ में आता है। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए 125 ओम स्ट्रेन गेज चेंजेस बाय 1 ओम फॉर 4000 माइक्रो स्ट्रेन। ठीक है,
एक 125 ओम का स्ट्रेन गेज है, उसका रेसिस्टेंस बदलता है 1 ओम से यदि 4000 माइक्रो स्ट्रेन का उस पर फोर्स लगाया जाए तो कहता है कि गेज फैक्टर क्या है। गेज फैक्टर बराबर होता है चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन की वैल्यू दी हुई है कितना, 4000 माइक्रो स्ट्रेन। ठीक है, यानी इसको स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, और गेज फैक्टर बराबर होता है रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी डेल आर बाई आर अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन की वैल्यू दी हुई है 4000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, तो आप लिखिए यहाँ पे 1/125 अपॉन 4000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 माइक्रो 6 है तो -6। इसको आप सोल्व करेंगे तो गेज फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो GF बराबर आ जाएगा 2, जो कि बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देते हैं आपको। 125 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 4000। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे 3 शून्य से ये 3 कट के यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 500 जो कि आएगा 2 के बराबर। ठीक है, यानी गेज फैक्टर कितना हो जाएगा 2। 11 नंबर का प्रश्न है कि 12 ओम का रेसिस्टर 60 वोल्ट डीसी स्रोत के साथ जोड़ने पर प्रतिरोधक से कितना करंट प्रवाहित होगा। यानी सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ है, ये 12 ओम का रेसिस्टर है, ये 60 वोल्ट के बैटरी सोर्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि करंट कितना इसके साथ बह रहा है। ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ के हिसाब से जानते हैं, V इक्वल टू होता है IR और I इक्वल टू होता है V अपॉन R। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखिए 60/12 कितना आएगा 5 एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5 एम्पियर, इसलिए C इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कलर कोड नारंगी, लाल, भूरा एवं सुनहरा वाले प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होगा। यानी एक प्रश्न जो पूछा गया है कलर कोड रजिस्टर से, कलर कोड रजिस्टर का इसका रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने का फार्मूला हम यहाँ बता देते हैं। देखिए, कलर कोड रजिस्टर ऑलवेज आएगा तो 3 बैंड का आएगा या तो 4 बैंड का, 4 बैंड का आएगा या तो 5 बैंड का आएगा, उससे अधिक बैंड का कलर कोड रजिस्टर नहीं आता है। ठीक है, 4 बैंड होगा तो ऐसा ऐसा, और काउंटिंग ऑलवेज करना है जिधर से आपको टॉलरेंस बैंड दिया हुआ है, टॉलरेंस ऑलवेज रहेगा गोल्ड का या फिर सिल्वर का। ठीक है, तो पहला बैंड इसमें देखिए क्या दे रहा है, नारंगी दे रहा है, यानी पहला दे रहा है ऑरेंज, ऑरेंज ओ से लिखते हैं, रेड दे रहा है और तीसरा दे रहा है ब्राउन। ठीक है, उसके बाद गोल्ड है, यानी गोल्ड का टॉलरेंस है, गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, गोल्ड का टॉलरेंस है 5% और सिल्वर का टॉलरेंस है 10%। ठीक है, प्लस माइनस 10%, ये प्लस माइनस 5% है, प्लस माइनस 5%, ये प्लस माइनस 10% है। अब देखिए एक फार्मूला ट्रिक आपको याद रखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ग्रे और वाइट। ठीक है, इसका कोड देखिए 0 होता है, इसको 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका वाइट का 9 होता है। ठीक है, अब पहला जो 2 बैंड है, यदि 4 बैंड का कलर कोड रजिस्टर है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो आएगा आपका ऑलवेज पहला 2 बैंड आएगा उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट बैंड। ठीक है, यानी जो बैंड लिखा हुआ उसको हम AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो AB आएगा इंटू तीसरा आएगा मल्टीप्लायर बैंड। ठीक है, मल्टीप्लायर यानी एक्स का उसका कुछ समथिंग पावर आएगा, प्लस माइनस टॉलरेंस। ठीक है, ये कलर कोड रजिस्टर का वैल्यू निकालने का फार्मूला है, और यदि ये 5 बैंड का हो तो यहाँ पे ABC हो जाएगा। ठीक है, ABC यानी जैसा ऑरेंज लिखा हुआ है तो ऑरेंज का कोड कितना है, ऑरेंज का 3 कोड है तो सीधा सीधी 3 आ जाएगा। ठीक है, और रेड का कोड क्या है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक या ब्राउन, ब्राउन दे रहा है यानी 1 है, 10 टू द पावर 1 है। ठीक है, और टॉलरेंस कितना कर रहा है, गोल्ड का रहा है यानी 5%। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 32 320 प्लस माइनस 5%, इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस का वैल्यू यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसमें है 32 प्लस माइनस
320 प्लस माइनस 5%, यानी सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। और यदि ये 5 बैंड का होता तो क्या होता, ए बी सी और इनटू 10 टू द पावर x, यानी जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर इसी को तीसरा यहाँ लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3, 10 to the power of 4, 10 to the power of 5, 10 to the power of 6, 10 to the power of 7, 10 to the power of 8 और 10 to the power of 9। ठीक है, यानी तीसरा बैंड है वो मल्टीप्लायर बैंड है, यही कलर कोड का ही वैल्यू है ना। तो तीसरा बैंड हम मल्टीप्लायर में पावर में वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, इसलिए 10 to the power x लिख दिए हैं। और यदि तीसरा बैंड देखिए यहाँ पे क्या है, ब्राउन दे रखा है, ब्राउन ही दे रखा है ना तीसरा बैंड, और ब्राउन का कोड क्या है 1 है, 10 to the power of 1, इसीलिए हम यहाँ पे 10 to the power of 1 हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि एक परिपथ में प्रवाह का माप 10:1 CT यानी करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग से किया गया है। यदि एमीटर 0.6 एम्पियर है तो परिपथ का प्रवाह क्या है। देखिए, द करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग 10:1 CT। ठीक है, यानी एक करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है जिसमें टर्न्स रेशियो 100:1 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि एमीटर मेजर करता है 0.6 एम्पियर को तो सर्किट में करंट कितना बह रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 इंटू जो टर्न्स रेशियो से नीचे डाउन आया है। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो कट के हो जाएगा 60, यानी 60 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि सोल्डरिंग आयरन में टीन एवं जिस्ता, देखिए यहाँ टीन एंड जस्ता लिखा है, यानी टीन एंड जिंक लिखा है, कि संरचना का प्रतिशत कितना होगा। और इंग्लिश में देखिए टीन एंड लीड लिख रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ऑलवेज इंग्लिश के प्रश्न का फॉलो करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60:40। ठीक है, यानी टीन होता है 60%, 40% उसमें लेड होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध 0 ओम होता है। ठीक है, इसीलिए अर्थिंग आप करते हैं तो अर्थिंग में एक करंट, जो भी बॉडी का करंट आता है वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि वो लो रेसिस्टिव पाथ मिलता है अर्थिंग में। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का रेसिस्टेंस माना जाता है 0 ओम, इसीलिए अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बैटरियों के इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टिल वाटर का प्रयोग क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टिल वाटर क्या होता है। डिस्टिल वाटर पानी का शुद्ध रूप है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं होता है। इस पानी को आप पी सकते हैं, ये इतना साफ होता है, लेकिन आपको रेगुलर नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए। जो लीड एसिड बैटरी है उसमें यदि इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा कम हो जाता है तो हम उसमें डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। डिस्टिल वाटर मिलाने का फायदा ये होता है कि इसमें किसी प्रकार का कुछ मिनरल नहीं है, तो जो आपका बैटरी का जो प्लेट्स है उसके ऊपर ये कुछ डिपॉजिट्स नहीं देगा। ठीक है, और डिपॉजिट्स होने की वजह से क्या होता है कि बैटरी सेल्फ से डिस्चार्ज होने लगता है, यानी लोकल एक्शन होने लगता है। ठीक है, तो यही उद्देश्य है कि डिस्टिल वाटर को बैटरी में मिलाया जाता है कि वो स्थानीय क्रिया से बचाव करती है, उसमें किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कहता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। वोल्टमीटर में प्रतिरोध अधिक प्रतिरोध होता है, हाँ बिल्कुल सही। वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, और अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, हाँ बिल्कुल सही है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। और कह रहा है कि ये शंट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू अधिक होना चाहिए, आरएसएच का वैल्यू अधिक होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोमीटर। मल्टीमीटर से आप कई चीजों को मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व मापा जाता है, मिल्क डेंसिटी, हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से आप कमेंट करके बताइए। 19 नंबर का कि रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड चार्ज इज गिवन बाय। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q/V। ठीक है, जहाँ पे C है आपका कैपेसिटेंस, Q है चार्ज और V है वोल्टेज। तो आप इसको लिख सकते हैं Q = CV। और ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये A नंबर के ऑप्शन में है, इसलिए A बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
कहता है कि ए डिवाइस विच ट्रांसफर्स नॉन इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टेम्परेचर, साउंड और लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको क्या कहते हैं? देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि दूसरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर सीधा सीधा याद रखिए। ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। ट्रांस रिसीवर क्या करता है? ट्रांस रिसीवर ये रिसीविंग का भी काम करता है, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग का काम करता है। ठीक है, और ट्रांसड्यूसर फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, उसको इलेक्ट्रिकल में बदलता है। और टर्मिनेटर कुछ नहीं होता है, ये एंड करता है किसी भी काम को। अगला प्रश्न है क्रोमेल एल्यूमेल थर्मोकपल किस क्लास का है? तो ये क्रोमेल एल्यूमेल होता है के टाइप का। ठीक है, क्रोमेल एल्यूमेल है के टाइप का थर्मोकपल। कहता है 22 नंबर का प्रश्न है C1 और C2 धारिता को श्रृंखला में जोड़ने पर कुल धारिता कितनी होगी? देखिए कैपेसिटर और रजिस्टर ऑलवेज एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरह उल्टा जुड़ते हैं। रजिस्टर यदि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सीधा सीधी जुड़ेगा, R1 है और R2 है मान लीजिए। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, और कैपेसिटर यदि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो ये पैरेलल की तरह जुड़ेगा। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, यानी C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो इतना ही आता है। तो किस में है ये दिया हुआ? ये बी ऑप्शन में है, यानी बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक गतिशील लॉ उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर, देखिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं दो प्रकार के, एक है PMMC और दूसरा है MI इंस्ट्रूमेंट्स। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट्स जो है सिर्फ DC वैल्यू के लिए यूज होता है और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स AC एंड DC दोनों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का। इसलिए इस प्रश्न का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोनों DC एवं AC के लिए। 24 नंबर का प्रश्न है पॉइजन अनुपात किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, द टर्म पॉइजन रेशियो इज कनेक्टेड विथ, तो पॉइजन रेशियो जो टर्म है कनेक्टेड है आपका स्ट्रेन गेज से। ठीक है, ये इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू दी लैटरल स्ट्रेन का अनुपात है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू दी लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, पॉइजन रेशियो को बताता है कि जब किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है और चौड़ाई में कमी आती है। ठीक है, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी विथ इट्स ट्रू वैल्यू, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी। ठीक है, यानी एक ट्रू वैल्यू ये है, इसके जितने ज़्यादा नज़दीक आप पहुंचेंगे वही इसका एक्यूरेसी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी। और प्रेसीजन मतलब हुआ कि एक ट्रू वैल्यू के एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे आप हिट कर रहे हैं वही प्रेसीजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि एक RLC श्रृंखला परिपथ का प्रतिबाधा कितना होगा? ठीक है, तो एक RLC सर्किट है जिसमें सीरीज सर्किट है ना, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका प्रतिबाधा कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा R² XL माइनस XC का, या XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक को स्क्वायर किया, ये भी गलत है, और XL स्क्वायर XC स्क्वायर माइनस के भी गलत है। इसमें क्या प्लस करके स्क्वायर किया है, तो ये ऐसा नहीं है। ये क्या है, R² यानी A² प्लस B² के टर्म में आप याद रखिए। B² जो आएगा A² ऐसे याद रखिए, A² प्लस B²। ठीक है, B² ऐसे याद रखिए, और B² बराबर क्या है, XL माइनस XC ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। B² का वैल्यू है XL माइनस XC, तो B का वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू नहीं, B का वैल्यू XL माइनस XC, तो B का जगह पे आप XL माइनस XC का होल स्क्वायर आप याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने का फार्मूला क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR या FC का फार्मूला है 1/2πLC। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है FR इक्वल टू 1/2πLC √LC। ठीक है, आप इस फार्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे, नहीं तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए, किसी दिन हम इसका फार्मूला को डिराइव करके आप लोग को बता देंगे। हालांकि ITI तक डेरिवेशन नहीं है, ITI तक सिर्फ इसका फार्मूला को याद रखना है आपको, तो फार्मूला ही याद रखिए। और रेजोनेंस सर्किट में ऑलवेज एक इंडक्टर और कैपेसिटर का टर्म आता ही है, रजिस्टर का टर्म नहीं आता है। यदि रजिस्टर का टर्म यदि देखें तो आप सीधा सीधी उसको काट सकते हैं। ठीक है,
इसलिए इस प्रश्न का सी बिल्कुल सही जवाब है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 10 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? रूट मीन वैल्यू वी आर एम एस बाई होता है, वी आर एम एस बराबर होता है वी एम बाई रूट टू। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। और वी एम बराबर क्या हो जाएगा? रूट टू वी आर एम एस। ठीक है, यानी कई बार होता है क्या, तो मैक्सिमम वैल्यू दिया रहेगा, आर एम एस वैल्यू पूछेगा, और आर एम एस वैल्यू दिया रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है और आपसे आर एम एस वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए रूट टू का वैल्यू कितना होता है? 1.141, इतना ही होता है रूट टू का वैल्यू। अब है 10 बाई 1.1141 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 7.7070। ठीक है, इसलिए इसका बी, ये सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और यदि वी आर एम एस होता, वी एम होता, हाँ, यदि वी आर एम एस होता आपका 10 वोल्ट तो वी एम हो जाता 14.14 वोल्ट। ठीक है, आप इन दोनों फार्मूला को याद रखिए। वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट टू। ठीक है, वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट टू और वी एम इक्वल टू रूट टू वी आर एम एस। ठीक है, इसी से आप डिराइव कर सकते हैं। कई आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, वी एम पूछेगा, वी एम दिया रहेगा, या फिर वी एम दिया रहेगा तो वी आर एम एस पूछेगा, और वी आर एम एस दिया रहेगा तो वी एम पूछेगा। तो वी आर एम एस जब दिया है, जब यहाँ पे आपको क्या दिया, वी एम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वी एम दिया हुआ है, वी आर एम एस पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूला पे सेट कीजिए, निकालिए वी आर एम एस वैल्यू। वी आर एम एस वैल्यू आ जाएगा 7.070। ठीक है, और यदि मान लिया जाए कि वी आर एम एस वैल्यू होता आपका ये 10 वोल्ट, तो वी एम बराबर क्या हो जाता? रूट टू इंटू 10। ये 10 के मल्टीपल में पूछता है, हमेशा 10 के मल्टीपल पूछे, दूसरा मल्टीपल आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए 1.141। ठीक है, तो कितना हो जाता? इंटू 10 आप करते तो 11.41। ठीक है, तो वी आर एम एस हो जाए, वी एम हो जाता है कितना? 11.41। ठीक है, 1.41 होता है यार, 1 नहीं हुआ, ये 1 नहीं है, 1.41 होता है, यानी 14.14 होता है। आप रूट टू की वैल्यू देख लीजिए, रूट टू की वैल्यू होगी 1 पॉइंट, ये गलत लिखा हुआ है, रूट टू की वैल्यू है 1.414। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1.414 इंटू 10 करेंगे तो 14.41 आएगा, यानी वी आर एम एस आ जाता 14.14। ठीक है, ये प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि आर एम एस वैल्यू कितना है। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू निकालने का वी एम बाई रूट टू से निकल करेंगे तो ये इस प्रश्न का सही जवाब ये है। अगला प्रश्न है, कह रहा है रजिस्टर कनेक्टेड टू इंक्रीज करंट रेंज इन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कह रहा है कि यदि आप एक इंस्ट्रूमेंट में रजिस्टर कनेक्ट करते हैं और करंट की वैल्यू बढ़ाना है तो आप कैसे उसको जोड़ेंगे? तो उसको ऑलवेज वो शंट में यानी पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, उसको शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, करंट का वैल्यू बढ़ाना हो तो रजिस्टर कनेक्टेड टू इंक्रीज द करंट रेंज, करंट रेंज बढ़ाना है तो शंट जोड़ेंगे पैरेलल में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक श्रृंखला वोल्टेज नियामक में शून्य लोड पर वोल्टेज 18 वोल्ट है तथा पूर्ण लोड पर वोल्टेज 17.6 लोड है, तो नियामन का प्रतिशत कितना होगा? इन ए सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर नो लोड वोल्टेज इज 18 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 17.6 वोल्ट। परसेंटेज ऑफ लोड रेगुलेशन क्या है? ठीक है, तो परसेंटेज लोड रेगुलेशन बराबर होता है वोल्टेज एट नो लोड NL माइनस वोल्टेज एट FL अपॉन वोल्टेज एट नो लोड। ठीक है, इंटू 100। इस फॉर्मूला आप डालिए, देखिए फुल लोड पे कितना है? 18 वोल्ट, नो लोड पे 18 वोल्ट, फुल लोड पे 17.6 वोल्ट अपॉन 18 वोल्ट इंटू 100। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 अपॉन 18 इंटू 100, 180, ये कट गया। ठीक है, यानी कितना आ गया? 40 अपॉन 18। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 2.22% के बराबर। ठीक है, यह जाएगा 2.22%। ठीक है, यानी परसेंटेज ऑफ फुल लोड रेगुलेशन कितना जाएगा? 2.22%। अगला प्रश्न है, रोम का आशय क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का आशय है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी, रीड ओनली मेमोरी।
32 नंबर का प्रश्न है, सीपीयू में क्या शामिल होता है? सीपीयू में शामिल होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन ए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द रिडक्शन इन गेन एट लो फ्रीक्वेंसी काउज ड्यू टू कैपेसिटी रिएक्टेंस, ठीक है, इसलिए इसका बी सही जवाब है। इसका डिटेल से हम कभी और बताएंगे। कह रहा है कि एक चतुर्भुज की परिधि 60 मीटर तथा भुजा 10 मीटर है तो दूसरी भुजा कितनी होगी? चतुर्भुज है, एक की परिधि बता रहा है कितना 60 मीटर, यानी 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 60, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। और एक भुजा कह रहा है 10 मीटर है, 2 इंटू एल प्लस बी है बराबर 60 दिया हुआ है, ठीक है। एक भुजा कह रहा है 10 मीटर है तो दूसरी भुजा कितनी होगी? यानी 2 इंटू 10 प्लस बी इक्वल टू 60, यानी 20 इक्वल टू 20 प्लस 2b इक्वल टू 60, यानी 2b इक्वल टू 40 और b इक्वल टू 20, ठीक है। यानी दूसरी भुजा जो होगी कितनी 20 मीटर की होगी। अगला प्रश्न है, पिरानी गेज इज यूज टू मेजर, पिरानी गेज का क्या इस्तेमाल करते हैं? पिरानी गेज को मेजर यूज करते हैं बहुत कम प्रेशर को मेजर करने के लिए, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, ठीक है। प्रेशर मेजर करने के लिए कई डिवाइसेस हैं, लेकिन पिरानी गेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेरी लो प्रेशर को मेजर करने के लिए। अगला प्रश्न है, एलडीआर से क्या आशय है? तो इसका सही जवाब है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में है, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एन एम्पलीफायर कैन वर्क एज ऑसिलेटर व्हेन इट्स लूप गेन इज, दिखाता है कि एक प्रवर्धक को दोलक के रूप में उपयोग लाया जा सकता है यदि उसका लूप उपलब्धि हो 1 के बराबर, ठीक है। बर्कहाउज़न क्राइटेरिया के हिसाब से होता है बीटा इंटू ए इक्वल टू 1, ठीक है। यदि मॉड ऑफ बीटा ए का वैल्यू 1 हो तो आपका एम्पलीफायर है जो एक ऑसिलेटर की तरह काम करने लगेगा और फेज एंगल 0 या 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1000 को हेक्सा सोडस यानी हेक्साडेसिमल में बदलना है। डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर दिया हुआ है 1000, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो 1000 को 16 से हम पहले भाग देंगे, 1000 को 16 से हम भाग देते हैं, ठीक है। 16 छक 96, ठीक है, बचा 4 शून्य, 16 दूनी 32, बचा 8, ठीक है। 8 को हम रहने देते हैं, ये रिमाइंडर है। अब 62 को भाग देते हैं हम 16 से, तो 16 तिया 48, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 4 और 1 14 आया, ठीक है। इसको भी नोट करेंगे और 3 को फिर भाग देंगे हम 16 से, अब भागफल कितना आया? 0 आया और रिमाइंडर कितना आया? 3 आया, ठीक है। अब हम लिस्ट लिखेंगे 3 14 और 8, और चूंकि हेक्साडेसिमल में 14 को हम लोग लिखते हैं क्या? 14 के लिए हम लिखते हैं ई, ठीक है। इसलिए 1000 संख्या जो है डेसिमल में, इसको यदि हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो हो जाएगा 3E8, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। देखिए किस ऑप्शन में है? ये बी ऑप्शन में है, इसलिए बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि स्काडा सिस्टम परफॉर्म्स डाटा एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, क्या करता है? ये माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से करता है, इसलिए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक लॉजिक गेट कौन सा है, यानी यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है? तो इस प्रश्न में यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपका नैंड गेट है। देखिए एंड और नॉट, ये सभी क्या है? बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। नैंड एंड नॉर, ये जो दो गेट हैं ये यूनिवर्सल गेट हैं, ठीक है, इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्टेट्स यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम्स, कहता है डिजिटल सिस्टम्स में कितना डिस्क्रीट स्टेट होता है? तो डिजिटल सिस्टम में या तो 0 होता है या तो 1 होता है, यानी टोटल डिस्क्रीट स्टेट्स कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है कि 62.8 मीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास कितना होगा? देखिए वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r,
ठीक है, और 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 62.8 मीटर। तो आप 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 62.8 मीटर में आर रख करके आर का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 44 नंबर का प्रश्न है कि 2x क्यूब इंटू 3x का पावर 6 इंटू एक्स का पावर -2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इन सभी को आपस में जोड़िए, तो 2 इंटू 2 3 6 यानी 6x हो जाएगा, और x का पावर चूंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर, बेस सभी सेम है तो पावर जुड़ जाएगा 3 + 6 - 2। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 6 इंटू एक्स का पावर 7, जो कि ए ऑप्शन में है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब है। रोटामीटर किस प्रकार का प्रवाह मीटर है। तो रोटामीटर एक नॉच टाइप का होता है। ठीक है, इधर से पानी बहता है, इधर से पानी बहता है, ठीक है, और इधर से पानी आता है, और यहाँ पे एक फ्लोटिंग बल्ब लगा हुआ होता है। मतलब ये इसका क्या होता है, वेरिएबल एरिया होता है। ये एरिया अलग है और ये एरिया अलग है। ठीक है, यानी ये वेरिएबल एरिया टाइप है, यानी चर क्षेत्र प्रकार का है। अगला प्रश्न है कि मानक तापमान एवं दाब कितना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 760 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम प्रेशर है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ तरलों का दाब मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला रंध्र प्रभाव मापी का प्रकार क्या है। द टाइप ऑफ ओरिफिक फ्लो मीटर यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ क्लीन फ्लूइड्स। देखिए जो क्लीन फ्लूइड्स हैं उसका प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कंसेंट्रिक टाइप जो ओरिफिक प्लेट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। कंसेंट्रिक मतलब एक प्लेट रहेगा, उसके बिल्कुल सेंटर पे छेद रहेगा, इसको कहेंगे कंसेंट्रिक टाइप। और एक इसेंट्रिक होगा। इसेंट्रिक का क्या होगा कि एक ओरिफिक प्लेट होगा लेकिन इसमें एक होल आपके नीचे बना हुआ होगा। ठीक है, और एक है खंड युक्त, यानी एक प्लेट तो रहेगा, ठीक है, लेकिन इस पे जो रहेंगे वो एक सेगमेंट रहेंगे। ठीक है, तो सेगमेंटल आपका ऐसा होता है, कंसेंट्रिक में बिल्कुल बीच में होता है। जैसे इसमें कोई फ्लूइड बह रहा है तो बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहता चला जाएगा, जैसे साफ पानी होगा तो। पर यदि उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल होगा तो वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होगा। तो इसी के लिए क्या, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए इसेंट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और स्वच्छ रहेगा पानी तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग कंसेंट्रिक के लिए। और सेगमेंटल ओरिफिक यूज करते हैं वैसे फ्लूइड्स को मेजर करने के लिए जिसमें गार्बेज अधिक होता है। ठीक है, यानी साफ पानी के लिए कंसेंट्रिक यूज करेंगे, जिसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसके लिए इसेंट्रिक करेंगे, और गार्बेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेगमेंटल का। ठीक है, एक और होता है क्वाड्रेंटल होता है, वैसा फ्लूइड के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि जिसका कि रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ज़्यादा होता है, यानी फ्लूइड्स बहुत धीरे धीरे बहता है, उसके लिए हम क्वाड्रेंट टाइप का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर। कहता है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर नहीं है। तो इसका सही जवाब है ओरिफिक फ्लो। ओरिफिक फ्लो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर नहीं है। कहता है द्विघातीय समीकरण का मूल इक्वेशन क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब ए है -b + -b² - 4ac/2a। अगला प्रश्न है कि एक अर्धयोजक हाफ एडर को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। तो एक हाफ एडर को बनाने के लिए एक और गेट और एक एंड गेट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। एक और गेट बनाएंगे जहां से आपको सम मिलता है। ठीक है, जहां से आपको सम मिलेगा, और एक एंड गेट लेंगे जहां से आपको कैरी मिलेगा। ठीक है, यहाँ से सम मिलेगा, यहाँ से कैरी मिलेगा। ठीक है, ए और बी, यानी एक हाफ एडर सर्किट बनाने के लिए आपको एक और गेट और एक एंड गेट की आवश्यकता होगी, इसलिए डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 51 नंबर का प्रश्न है काउंटर इन विच फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड पैरेलल बाय द क्लॉक इनपुट। वो कहता है कि वैसा काउंटर जिसमें सभी फ्लिप फ्लॉप एवरी फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड पैरेलल बाय द क्लॉक इनपुट, वैसे काउंटर को क्या कहते हैं, उसको सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं, अर्थात तुल्यकालिक काउंटर कहते हैं। मतलब ऐसे काउंटर में क्या होता है कि एक ही क्लॉक पल्स देने की वजह से सभी फ्लिप फ्लॉप्स आपके ट्रिगर्ड हो जाते हैं। लेवल सेंसर यूज टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ लिक्विड्स। लेवल सेंसर का यूज करते हैं हम लोग लिक्विड के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए। 53 नंबर का प्रश्न है एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम एक एग्जांपल है आपका वोलेटाइल मेमोरी का।
अगला प्रश्न है कि 8086 एक माइक्रो प्रोसेसर है कितने बिट का, तो 8086 है आपका 16 बिट का, और 8085 ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। 86 रहेगा तो उससे 8086 है, इसलिए इसमें याद रखिए कि 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। सीधा डायरेक्ट प्रश्न आता है, आया हुआ ही है। अगला प्रश्न है पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पायरोमीटर से तापमान मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न है बॉड दर का अर्थ क्या है, बॉड रेट का मतलब होता है कि वैसा दर जिस रेट से सिग्नल बदलते हैं, ठीक है। बिट रेट और बॉड रेट में अंतर है, बिट रेट होता है सिंगल बिट्स पर सेकंड, ठीक है, और बॉड रेट है रेट ऑफ विच सिग्नल चेंजेस, ठीक है। अगला प्रश्न है किस क्लास का आईपी एड्रेस प्रति नेटवर्क अधिकतम होस्ट 254 एड्रेस होस्ट एड्रेस प्रदान करता है, विच क्लास ऑफ आईपी प्रोवाइड्स मैक्सिमम ऑफ 254 होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क आईडी, इसका सही जवाब है क्लास सी। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ ट्विस्टेड पेयर इन ए यूटीपी केबल कैटेगरी 5, यूटीपी यानी क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्विस्टेड पेयर केबल कैटेगरी 5 में कितने केबल्स होते हैं, तो इसका सही जवाब है 4 पेयर्स होते हैं, यानी इसमें 8 केबल्स होंगे। कहता है स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग फ्लक्स, डीसी मोटर का स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है फ्लक्स को कंट्रोल करने के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट द इंपेडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, कह रहा है इंपेडेंस कितना होगा आर के बराबर। देखिए रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, एक्सएल आपका एक्ससी के बराबर हो जाता है, इंपेडेंस बराबर जेड बराबर क्या होता है, इंपेडेंस जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्सएल माइनस एक्ससी दोनों क्या बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी z बराबर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज, कहता है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, प्राइमरी से अधिक ही होगा, इसलिए इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। ए माइक्रो प्रोसेसर एक्ट एज ए कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर एक्ट एज ए कंप्यूटर कैसे काम करता है, एक माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू का कंप्यूटर की तरह काम करता है, इसलिए बी इसका सही जवाब है। देखिए कहता है कि एक ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो 1:20 है, यानी एनपी आपका कितना, एनपी अपॉन एनएस दिया हुआ है कितना, एनएस दिया हुआ है 1/20, और प्राइमरी वोल्टेज वीपी कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो आपसे वीएस पूछ रहा है, वीएस क्या होगा, तो एनपी अपॉन एनएस बराबर होता है वीपी अपॉन वीएस, ठीक है। तो एनपी कितना है 1/20 बराबर वीपी कितना है 12 अपॉन वीएस। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा वीएस इक्वल टू 240, इसलिए बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है कि एक वायर की लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है, वायर का प्रतिरोध कितना है 6 ओम है, समान पदार्थ के अन्य वायर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 गुना और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है 2 गुना है, यानी समान पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल अपॉन ए, यानी रो का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सीधा सीधी देख लीजिए कि एल और ए में क्या रिलेशन आ रहा है, एल बढ़ाया गया कितना 8 गुना और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना बढ़ाया गया 2 गुना, यानी इसको सोल्व करने पे कितना हो रहा है 4, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा 6 से, तो 6 का 4 गुना कितना है 24, इसलिए 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। कहता है कि 65 नंबर का प्रश्न है ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, पूछ रहा है कि 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस, एक 4 ओम है और एक 2 ओम का रेजिस्टर है, दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं, ये 4 ओम है 2 ओम है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में आप जोड़ते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपका 2 ओम से भी कम आएगा, ठीक है। देखिए आप 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया 0.75, ठीक है, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा, इक्वल टू और टू स्मॉलर रेजिस्टेंस, यानी कम प्रतिरोध से कम हो जाएगा, ठीक है, कम प्रतिरोध से कम, यानी छोटा वैल्यू कितना है 2 ओम का रेजिस्टर है उससे भी कम आपका हो गया है, ठीक है, यानी दो रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं और दोनों अपने वैल्यू से अलग है, दोनों एक दूसरे का अलग वैल्यू के बराबर है, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो जो छोटा वैल्यू है उससे भी कम हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू ओवरऑल। अगला प्रश्न है
नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए अधिकतर किस कनेक्टर का प्रयोग करते हैं? नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए ऑलवेज हम लोग RJ45 का प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए 8 ओम और 8 ओम दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा 4 ओम। इसको सोल्व कीजिएगा तो आप आ जाएगा 4 ओम, और ये 22 ओम और 22 ओम लगा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट कीजिएगा तो आ जाएगा 11 ओम। और सभी को जोड़िए, 4 और 16 20, 20 और 20 40 ओम, यानी क्या हो जाएगा 40 ओम ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन द फॉलोइंग सर्किट इज। देखिए जब कैपेसिटर यदि पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो रजिस्टर के सीरीज की तरह जुड़ेगा, यानी इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवरऑल 50 माइक्रोफैरेड, 50 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 माइक्रोफैरेड दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसको ओवरऑल करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर पैरेलल में जोड़ करके करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइक्रोफैरेड, 25 माइक्रोफैरेड हो जाएगा इसके वैल्यू। अब ये 25 माइक्रोफैरेड और ये 25 माइक्रोफैरेड क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, मतलब ये सीरीज की तरह जुटेगा, तो ये बन जाएगा फिर आपका 50 माइक्रोफैरेड बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये इसका ओवरऑल वैल्यू और ये 50 माइक्रोफैरेड एक दूसरे का साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, मतलब ये फिर पैरेलल की तरह जुड़ेगा, जुड़ के हो जाएगा कितना 25 माइक्रोफैरेड, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में है, इसलिए ए बिल्कुल सही जवाब है। इन दोनों रेसिस्टर को पहले आप कैपेसिटर को पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है तो सीरीज के रेजिस्टर की तरह जुड़ जाएगा, 50 हो गया। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, ये रेजिस्टर मतलब ये कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो ये जुड़ेंगे पैरेलल की तरह, तो उनका वैल्यू आ जाएगा 25 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और फिर ये जो कैपेसिटर आएगा, ये कैपेसिटर और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इस सीरीज की तरह जुड़ करके बन जाएगा 50 माइक्रोफैरेड। और फिर ये 50 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल की तरह जुड़ करके आ जाएगा वैल्यू 25 माइक्रोफैरेड, जो कि ए ऑप्शन में है। 69 नंबर का प्रश्न है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इसलिए सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पी फॉर प्रोटॉन से कंफ्यूज नहीं होना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्किट एलिमेंट विच रेसिस्ट चेंज इन करंट थ्रू इट बाय एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस सर्किट एलिमेंट को हम लोग कहते हैं इंडक्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी। एक वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो अनंत होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रेजिस्टर के अक्रॉस यदि आपको वोल्टेज निकालना है तो आप वोल्टमीटर को ऑलवेज इसके पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो सर्किट से सारा करंट इधर से बहने लगेगा, और आपको निकालना है इस रजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है कि सही वैल्यू नहीं आएगा वोल्टेज ड्रॉप का इसके अक्रॉस का, इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अनंत रखा जाता है, ताकि इधर से कोई भी बहुत कम ही करंट इधर जाए। और पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज समान होता है, तो जो वोल्टेज यहाँ मेजर करेगा आपका वोल्टमीटर, वही वोल्टेज आपका आर के अक्रॉस आएगा, ठीक है। 72 नंबर का प्रश्न है कि 95 स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसको ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, आप सोल्व कर लीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकाल के जोड़ घटाव कर लीजिए, जो आंसर आएगा आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 5 है, ये भी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। एक 90 डिग्री का है, समकोण 90 डिग्री है, कर्ण का 5 है और एक भुजा 3 है, तो दूसरी भुजा 4 ही होगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसलिए सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 74 नंबर का प्रश्न है कि सीमोस का क्या फुल फॉर्म होता है। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में है, इसलिए बी बिल्कुल सही जवाब है। 75 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का अर्थ क्या होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि सी ऑप्शन में है, इसलिए सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है द इनपुट इंपेडेंस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितना होता है। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। 77 नंबर का प्रश्न है कि CD-ROM इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। CD-ROM एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है ROHS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब है
रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, ठीक है। ROHS का फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। ट्रायक किसके समतुल्य होते हैं? तो ट्रायक दो डायक कनेक्टेड इन पैरेलल होते हैं, ठीक है। डायक का फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर एसी करंट, ठीक है। और ट्रायक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोड फॉर एसी करंट। डायक और नॉर्मल डायोड में क्या अंतर है? डायोड में किसी गेट पल्स की जरूरत नहीं होती है, पर डायक में एक ब्रेक ओवर वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उस ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद ही आपका कंडक्टिविटी स्टार्ट होता है, ठीक है। डायक ऐसा ही बना हुआ होता है, इसके टर्मिनल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पीएलसी का आशय क्या है? पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। इस तरह से इसरो का जो 80 प्रश्न है हम उसका सॉल्यूशन ले आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का परीक्षा कंडक्ट किया गया है सभी का हम प्रश्न लाएं। आपको मेरा काम पसंद आता है तो निश्चित तौर पर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।